एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता जैसे आप जानते हैं, इसने इंडियन पिनल कोड को प्रतिस्थापित किया है। भारतीय दंड संहिता जो समाज में होने वाले अपराधों को परिभाषित और उनके बारे में दंड का व्यवस्था करती है, इसको हम इतने रूप में जानते हैं। अगर हम देखें भारतीय दंड संहिता, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। सन 1834 में प्रथम विधि आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। उनके द्वारा एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था पूरे देश के लिए कि एक पिनल कोड होगा जो ये बताएगा कि समाज में कौन से कार्य और लोग जो अपराध की श्रेणी में आएंगे और उन अपराधों को करने पर आपको क्या सजा मिलेगी। इसके पश्चात समय समय पर देखिए, अभी सभी जानते हैं कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। जैसे कि हम सभी अगर आप इसको अपराध के तौर पर देखें, भाई जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी आदतों में बदलाव होता है, हैबिट्स में, उनके क्रियाकलापों में बदलाव होता है, हर क्षेत्र में बदलाव होता है, तो उस हिसाब से अपराधों में भी बदलाव होता है। तो हमें बदलते परिवेश में ये चाहिए होता है कि कैसे भी कि आपको इफेक्टिवली लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो, तो उन अपराधों में नए अपराध ऐड करना, शायद उनकी जो पनिशमेंट है उसको कैसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, उसके बारे में भी हमें समय समय बदलाव करने होते हैं। अगर हम देखें भारतीय न्याय संहिता, तो जो भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है वो इसी क्रम में आगे आया गया है। तो अगर देखें आपके, तो भारतीय न्याय संहिता 11 अगस्त को एक ड्राफ्ट पेश किया गया था, विधेयक पेश किया गया लोकसभा में। उसके पश्चात उसमें कुछ जो भी आपकी सिफारिश गई स्टैंडिंग कमेटी में कि भाई ये बदलाव होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके पश्चात नवंबर में दोबारा इसको फिर पेश किया गया, जिसको दोनों सदनों से सर्वसम्मत से पास होते हुए, अगर आप देखें तो आर्टिकल 111 के अनुसार ऑनरेबल प्रेसिडेंट की इस पर कंसेंट 25 जनवरी 2024 को इसको मिल गई। जिसके पश्चात अब ये डेट आई है कि 1 जुलाई 2024 को ये संपूर्ण भारत में लागू होगा। यानी कि अब जो भी नए अपराध होंगे तो वो भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप ही होंगे। उनके, जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा पहले, आगे आज हम वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, तो आज ये वीडियो भी इसीलिए इंट्रोडक्शन ऑफ बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के संबंध में देखते हैं कि आखिर ये आया क्यों है। तो इसका अगर आप मोटा मोटा देखें, 3 पैरामीटर्स आप स्क्रीन पर देखेंगे भी, अभी आगे देखेंगे आपको। पहला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस इन अ मैनर। ये अगर देखें, सेक्शंस को हमने रीअरेंज किया है। किस तरीके से रीअरेंज किया है? अगर आप आईपीसी को पहले देखें, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, एलएलबी के बच्चे हैं, जो भी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको जुलाई के बाद बीएनएस ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर देखें तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस का रीअरेंजमेंट किस तरीके से किया गया, अगर पॉइंट पहले से देखें तो जेंडर वाइज, अगर आप पहला पॉइंट दें जेंडर वाइज, हमने ये प्रयास किया है कि जो महिला या बच्चे हैं जिनके, जैसे कि अगर आप मोटा मोटी देखें तो किनके विरुद्ध अपराध, यानी शरीर के प्रति अपराध, मानव बॉडी के अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट बॉडी, और संपत्ति के विरुद्ध अपराध। अगर जो क्राइम अगेंस्ट जो बॉडी के अगेंस्ट भी होता है उसमें हम स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली कर लेते हैं कि महिला और बच्चों को अलग कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पुरानी आईपीसी में तो बिखराव था। बिखराव क्या था कि भाई ऐसे अगर सपोज करिए आपके कि महिला का अगर लैंगिक उत्पीड़न है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, तो वही 354 से ऑनवर्ड सेक्शन दिए हैं। अब महिला का लज्जा का अनादर करना है बॉडी, तो वो आपके कहाँ दिया गया? 509 में दिया गया, उसमें दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपके इसी प्रकार अगर से आप देखें, रेप की जो सेक्शंस थे वो 375 में दे दिए गए। यानी कुछ सेक्शन इधर से उधर थे, तो उनको रीअरेंज किया गया है सीक्वेंस में। अगर आप देखें तो अब हमें इसमें देखना होगा, जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा भी, चैप्टर्स पे आप एक बार गौर करिएगा। तो चैप्टर्स पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे दिया होगा चैप्टर नंबर 5। ये स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि महिलाओं के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध जो अपराध है उनको एक ही चैप्टर में कंप्रीहेंसिव और सीक्वेंस के साथ रखा गया है। जैसे अगर पहला पॉइंट देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा गया है? सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, जो उसमें आपके रेप है, ठीक है, जो आपके जो भी लैंगिक उत्पीड़न है, वो सारे सेक्शंस में ऑनवर्ड्स दिए गए। और कुछ नए सेक्शंस भी इसमें ऐड ऑन किए गए, ये भी ध्यान रखिएगा। 69 सेक्शन से ऐड ऑन किया गया है इसमें, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात आपके जो आपराधिक बल है महिला के विरुद्ध, ठीक है,
विवाह संबंधी जो भी अपराध है, गर्भपात जो भी आपके गर्भ से संबंधित जो भी अपराध होते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। उसके पश्चात अगर आप देखें बालकों के विरुद्ध अपराध, तो एक तरीके चैप्टर 5 में बच्चों और महिलाओं को क्लियरली उनके विरुद्ध होने वाले सारे अपराधों को एक जगह पर सीक्वेंस के साथ रखा गया, जैसा भारतीय दंड संहिता में मौजूद नहीं था। और हमें उसको याद करने में, उन सेक्शंस को याद करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे मान लीजिए लैंगिक उत्पीड़न 354 में है, 375 से ऑनवर्ड्स है। फिर गर्भपात के लिए तो 312 में हम जाना पड़ता, 312 से लेकर 318 तक धारा में बताया गया था गर्भ से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते थे। फिर बच्चों के बारे में वेरियस जगह पे अपराध थे, ठीक है। तो एक तरीके से बिखराव था सेक्शंस में। इसके द्वारा सबसे पहले ये किया गया ताकि विधिक प्रणाली सही तरीके से कार्य करे, एक जगह पर रखने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो एक तो ये बदलाव अगर हम देखें, सेक्शंस को मैनर में सीक्वेंस किया गया। दूसरा देखें तो कुछ डेफिनेशंस को हमने ऐड ऑन किया गया है और कुछ सेक्शंस जिनकी जरूरत नहीं थी उनको हमने हटा दिया। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने सेक्शन 16 देखा होगा, उसमें आईपीसी में निर्सित था, रिपील था, उसकी जरूरत नहीं थी, हटाना है, हम उसको हटा दिया। क्वीन की परिभाषा थी, अब क्वीन की क्या परिभाषा आवश्यकता है भाई, रानी क्या परिभाषा, भाई वो तो ब्रिटिश टाइम था, अब नहीं टाइम है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे जो सेक्शंस थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, तो उनको एज यूजुअल हटा दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ अब यहाँ पर बच्चों में ये मतलब इसको भ्रम में नहीं रहिएगा कि जैसे अगर हम देखें, कंपेरिजन करें आईपीसी और इसका बीएनएस का, तो जो बीएनएस है उसमें 358 सेक्शंस हैं, पुरानी आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सेक्शंस को डिक्रीज कर दिया गया है। अगर आप गौर करेंगे टेबल पे, अगर आप जाइए टेबल इसमें देखेंगे, तो अगर आप गौर करेंगे, जैसे अगर आप सपोज करिए जनरल एक्सप्लेनेशंस थे, स्पष्टीकरण, तो आप लोगों ने पहले ध्यान दिया होगा धारा 6 से लेके धारा 6 से लेके 52A तक, 52A तक पूरा जनरल एक्सप्लेनेशंस थे, यानी कि उन शब्दों को परिभाषित किया गया था जिनकी हमें आईपीसी में बाद में जरूरत पड़ती है। जैसे मान ली कोई कार्य डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी से करा गया, तो क्या है उसकी परिभाषा, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस की परिभाषा कहाँ है, तो वो हम जनरल एक्सप्लेनेशन पढ़ते थे। पुरुष और स्त्री की परिभाषा कहाँ पर, वो जनरल एक्सप्लेनेशन पढ़ते थे, ठीक है। इंजरी यानी डैमेज, वो सॉरी क्षति कितने प्रकार, वो हम धारा 44 में पढ़ते थे, वहाँ पर लोकल लॉ हो गया, ठीक है, स्पेशल लॉ है। ये सारी डेफिनेशंस जो टर्म्स थी उनको जनरल एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया था। अब हमने ये प्रयास किया है धारा 2 के अंदर ये सारी डेफिनेशंस को हमने समाहित कर लिया है, यानी कि जो हमारे सेक्शंस पूरे थे 52A तक, उनको धारा 2 में ही ले आए हैं, ठीक है। इसके पश्चात अगर आप देखेंगे तो यानी ध्यान देखिएगा, अगर आप कंपेरिजन भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सेक्शंस भी सारे धारा 2 के अंतर्गत अरेंज कर गया है कंप्रिहेंसिव वे में। उसके पश्चात देखें आप, तो अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप सेक्शंस को अगर आप उसको देखें, जैसे अगर मान लीजिए आपके हम लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे आपके विधि विरुद्ध जमात पे आप अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। तो अनलॉफुल असेंबली वैसे आपके दिया 180 में, आई थिंक, हाँ 189 में, 189 में अब विधि विरुद्ध अनलॉफुल असेंबली के बारे में प्रोविजन भी है। तो आईपीसी असेंबली से ऑनवर्ड्स विधि विरुद्ध किया गया, फिर से कैसे होता है, उसके लिए पनिशमेंट क्या है, फिर अगर मान लीजिए आप आक्रमक आहूत लेके चल रहे हैं तो आपको क्या सजा मिलेगी, ऐसे ही ऑनवर्ड्स पूरे सेक्शंस दिए गए। अब इसमें किया ये गया है कि इन सारे सेक्शंस को 180, जैसे मान लीजिए अगर आप देखें 141 से लेके 158 जो भी हमारे इससे रिलेटेड सेक्शंस हैं, मतलब 144 अनलॉफुल असेंबली हो गई, सदस्य होना हो गया, उसका पनिशमेंट हो गया, ठीक है। मालूम करके किसी मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने या किसी भी ऑफिसर ने आदेश दे दिया कि आप हट जाइए अनलॉफुल असेंबली, फिर भी आप नहीं हट रहे, तब क्या पनिशमेंट है, ठीक, 145 हो गया, 144 हो गया, एटसेट्रा जो भी सेक्शंस उनको 189 में ही लिख लिया गया है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, सेक्शंस कम नहीं हुए हैं, उनको क्लॉजेस में ऐड ऑन कर लिया गया है। अब हमको उस तरीके से इसको याद करना है। एक तो ये बदलाव हो गया। दूसरा अगर देखें नई डेफिनेशंस, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हमें चाहिए इस समाज में अभी वर्तमान में, जैसे मान लीजिए टेररिज्म जो था, अब टेररिज्म के बारे में कोई भी स्पेसिफिकली डेफिनेशन हमारे यहाँ नहीं है।
उसको जो न्यू आपके BNS है उसमें आपके ऐड ऑन किया गया। अगर आप धारा पढ़ेंगे 111 से लेके 113, तो 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और 113 में टेररिज्म आपके दिया गया है। किसमें? टेररिज्म एक्ट, यानी कि कौन से कार्य टेररिज्म हो। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आखिर टेररिज्म है क्या। तो अगर 111 में आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, 112 में आपके पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो ये वो बता रहे हैं कि भाई ऐसे देखिए हमारे समाज में जो कई लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं उसको किस प्रकार डिफाइन किया गया, उसके पनिशमेंट को कठोर पनिशमेंट देने का प्रयास किया गया है। टेररिज्म एक्टिविटी जो भी अगर कोई व्यक्ति करेगा, यानी कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इन चीज़ों के खिलाफ भी कोई भी ऑफेंस आएंगे तो उनके बारे में अब टेररिज्म एक्ट एक स्पेसिफिकली सेक्शंस है और उस सेक्शन के में सारे पनिशमेंट बताए गए हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक बदलाव हो गया। अब अगर हम देखें BNS को ज़्यादा कठोर पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कठोर भी किया गया है। कठोर इसलिए किया गया है कि भाई ऐसा है कि अगर आप एक जो रिग्रियस क्राइम है उसको अगर उसमें बेहतर पनिशमेंट या कठोर पनिशमेंट नहीं होगी तो समाज में उस तरीके का सही संदेश नहीं जाएगा, तो उसको भी अपडेट किया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखें सेक्शन 53 में हम दंड के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, तो अगर इस नए अगर BNS में देखें तो एक नए दंड को इंट्रोड्यूस किया गया है। नए दंड को इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया है? अगर आप देखेंगे तो दंड के बारे में अगर दिया गया है धारा 4 में। ठीक है, पहले धारा 53 थी, तो धारा 4 में दंड के बारे में बताएं। एक दंड नया है कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा, यानी कि अगर कोई बहुत छोटे ऑफेंस करता है तो उसमें एक सामुदायिक सेवा नाम से दंड दिया जा सकता है। उसको हमें समझने के लिए CRPC जो पुरानी थी उसके स्थान पे आया है BNSS, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसमें हम पढ़ेंगे कि सामुदायिक सेवा है क्या। ठीक है, वो हम समझ लेंगे सामुदायिक सेवा क्या होती है। ठीक है, तो मोटा मोटा BNS एक तरीके से अगर आप देखें इंट्रोडक्टरी तौर पे देखें तो कुल मिलाकर पहली चीज़ ये है कि भाई सेक्शंस का रीअरेंजमेंट किया गया है। पहली पॉइंट पे किस तरीके से रीअरेंजमेंट, ऐसा नहीं है रीअरेंजमेंट यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, वहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। रीअरेंजमेंट किया गया है एक मैनर में, एक मैनर यानी एक व्यवस्थित क्रम में उसको किया गया। जैसे कि महिला और पुरुषों के विरुद्ध अपराध क्लियरली एक तरीके से रखे गए। फिर मानव, जैसे पहले कहता मानव शरीर के अगर विरुद्ध जो अपराध थे उसमें ही जेंडर डिवाइडेशन नहीं था, सब एक ही में शामिल थे। ठीक है, अब हमने ये कर लिया गया एक स्थान पर एक चीज़, जैसे मान लीजिए अगर संपत्ति विरुद्ध अपराध है तो क्लियर एक स्थान पे हमारे पास है। अगर पुरुषों के विरुद्ध महिलाओं के विरुद्ध और बच्चों के विरुद्ध अपराध है, एक क्लियर स्थान पे कर लिया हमने। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हमने जो इंपॉर्टेंट हमें डेफिनेशंस चाहिए थी, जैसे मान लीजिए टेररिज्म एक्ट की चाहिए थी। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ सेडिशन जो था 124A, वो हम खैर सेक्शन पर्टिकुलरली एक अगले वीडियो में ये चलेंगे, कंपेरिजन करेंगे कि अगर किन सेक्शंस को हटाकर नए सेक्शंस लाए गए हैं। तो हमने ये भी किया गया है कि नए जो अपराध है उनको ऐड ऑन भी किया है, और जिन अपराधों में आवश्यकता नहीं है, जैसे 124A है, ये बहुत ही आपके एक तरह से यहाँ आलोचनात्मक सेक्शंस था कि भाई गवर्नमेंट जो है अपने विरुद्ध कोई भी, अगर मान लीजिए आप कोई भी उसकी आलोचना कर रहे हैं तो उस आधार पर 124A का मिसयूज होता है, सेडिशन का, राजद्रोह का। अब राजद्रोह तो नहीं है, अब होगा राष्ट्र, यानी कि आप राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी अपराध करेंगे तो टेररिज्म एक्टिविटी में आप आएंगे, शामिल होंगे। ठीक है, तो यानी कि अब ये एक्टिविटी ये सेक्शन जो हमारी जो जिन सेक्शंस की आवश्यकता नहीं उनको हमने हटा दिया गया है। ठीक है, दूसरा देखें तो नए आपके पनिशमेंट को ऐड ऑन किया गया है, पनिशमेंट्स को इन्हेंस किया गया है ताकि समाज व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे BNS को। देखो BNS आपके UGC नेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए अब इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आपको इसको सही तरीके से बढ़िया तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। हम लोग उसको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।